दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। मैंने यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का लगभग 50% जो सिलेबस है वो कवरअप कर लिया है। और जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियो हैं, हमारी यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका नाम से एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पर आपको लाइन टू लाइन आपको क्या मिल जाएगा, सारी वीडियो अवेलेबल हैं। आप उसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए और करते रहिए। हमने अब तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ये पार्ट 3 बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि हमारे टॉपिक था विवाह। ठीक है, एक टॉपिक था विवाह। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह क्यों होता है, विवाह अधिनियम क्या होता है, विधवा अधिनियम क्या होता है। ये तो सारे हम जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ आपको देख लीजिए। उसके बाद जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा जब करेंगे तो आपको जब थ्योरी कंप्लीट रहेगी तो आपका एमसीक्यू जब करेंगे तो आपकी तैयारी चेक होगी और आपका थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा कि हमने 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन सही कर डाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत टफ रहने वाला है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है ये बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के जो राइटर होते हैं अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपने अपने व्यूज़ के हिसाब से ही क्या होता है, अपने अपने परिभाषाएँ देते हैं। सोशियोलॉजी में ऐसे ऐसे राइटर होंगे जिनके आपको नाम नहीं सुने होंगे, जैसे मेलिनोव्स्की हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, पार्सन्स हो गए, ठीक है, एडम स्मिथ हो गए, एलन हो गए। तो आपको विभिन्न प्रकार के राइटरों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा कार्य विवाह की संस्था से संबंधित नहीं है। ए है यौन संतुष्टि का नियमन करना, ऑप्शन बी है संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन सी है नातेदार का विस्तार करना, ऑप्शन डी है देश की रक्षा करना। तो देखो, ये हमारा संबंधित नहीं है संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, विवाह है क्या है, यौन संतुष्टि का नियमन का कारण है। ठीक है, नातेदार का विस्तार करना, ठीक है, आप रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, रिलेटिव आपके ज़्यादा शादी करेंगे तो आपका साला होगा, साली होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिलेशन बढ़ रहा है। देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, लेकिन संस्कृति की रक्षा करना विवाह से संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, भी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिखा है निम्न में से कौन सी विवाह की प्रमुख विशेषता है। जो क्वेश्चन हमारा है इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी विवाह की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक आधार, ऑप्शन बी है शारीरिक आधार, ऑप्शन सी है सामाजिक संरचना का आधार, एंड ऑप्शन डी है सार्वभौमिकता। तो देखो, विवाह की जो प्रमुख विशेषता होती है वो शारीरिक के आधार पे होती है। किसके आधार पर? शारीरिक आधार पे होती है। ऐसा नहीं है कि 10 साल की लड़की है और 10 साल का लड़का का शादी कर दिए, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है, उनका शरीर डेवलप नहीं हो पाया है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए हम आजकल क्या होता है, शरीर के हिसाब से शादी करते हैं या उनकी आयु के हिसाब से शादी करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर के हिसाब से ही उनकी शादी होती है, उनकी उम्र की शादी होती है। जैसे लड़कियों की उम्र है शादी की 18 साल और लड़के की जो उम्र है वो 21 साल हमारे देश में मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, किसने कहा था। देखो, अब देखो कितना अच्छा मैंने बताया था पिछले वीडियो की कि आप स्टेटमेंट अगर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको स्टेटमेंट सीधा सीधा क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि हाँ, ये बताओ कि स्टेटमेंट किसने दिया था। मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि आप जितने भी राइटर के स्टेटमेंट होते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और स्टेटमेंट को रटते रहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने की दिया था या कथन किसने दिया था। वही देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ये किसने कहा था? मैंने वहाँ पे कराया था। ये मेलिनोव्स्की एक राइटर थे, थिंकर थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, रहा है और रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनका स्टेटमेंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए और रटते रहिए। फिर नेक्स्ट है क्या है, अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसका है? अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसका है? देखो, फिर कथन का क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। जब तक आप वीडियो नहीं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं थ्योरी कि ये स्टेटमेंट किसका है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है जितने भी स्टेटमेंट इसमें अभी भी हम पढ़ाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, जितने भी स्टेटमेंट हैं आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रटते रहिए।
ठीक है। एग्जाम में जैसे आपको दिखाएगी तुरंत उसका आंसर सही टिक करके चले आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर रिवर्स, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, या ऑप्शन सी है समझनर, और ऑप्शन डी है हमारा मॉर्गन। तो यहाँ पर ये जो कथन था ये डॉक्टर साहब एक रिवर्स थे, उन्होंने ये कथन दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो एक डॉक्टर कपाड़िया थे उनके हिसाब से जो प्रमुख का उद्देश्य विवाह का माना जाता है वो क्या माना जाता है, धर्म, ऑप्शन बी है प्रजा या संतान, ऑप्शन सी है रति या आनंद, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उन्होंने देखो जो विवाह होता है वो धर्म के आधार पर हो सकता है। देखो विवाह का एक उद्देश्य अपनी संतानोत्पत्ति और अपना प्रजाति और अपना क्या है अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए भी शादी की जाती है। और दूसरा है रति आनंद, ये शादी का एक दूसरा होता है कि हाँ उसको आनंद की अनुभूति होती है, शादी से साथ में रहते हैं अच्छे से, रति की अनुभूति होती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप क्या है। जो हिंदू विवाह है उसका परंपरागत स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए है अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी है प्रजापत्य विवाह, या ऑप्शन डी है परीक्षा विवाह। तो देखो परंपरागत जो स्वरूप होता है वो हमारा प्रजापत्य विवाह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो हिंदू विवाह अधिनियम, मैंने बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम एक 1955 में आया था। ठीक है, ये भारत सरकार 1955 में लेकर आई थी और इस पर तमाम सारे पॉइंट दिए हुए हैं। मैंने ये बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो विवाह नाम का हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम जो था वो 1955 में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा, 1955। फिर हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है संविदा, ऑप्शन सी है रति, और ऑप्शन डी है संतानोत्पादन। तो देखो हिंदू विवाह का जो उद्देश्य होता है वो धर्म के आधार पर भी होता है, आनंद पाने के लिए भी होता है। शादी क्या होती है, आनंद पाने, शादी से क्या होती है, आनंद की अनुभूति भी होती है। और शादी का एक मेन मकसद होता है संतानोत्पन्न, यानी कि अपना जो प्रजाति है उसको बढ़ाना, अपने जो प्रजाति है उसको बढ़ाना, अपनी जो पीढ़ी है उसको आगे कोई और ले जाना, ये भी एक संतानोत्पत्ति का मेन कारण होता है शादी का। तो यहाँ पर हमारे जो तीनों ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन डी है बी है हमारा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर संविदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। देखो हिंदू विवाह अधिनियम जो आया था ये 1955 में आया, लेकिन हिंदू विधवा विवाह अधिनियम ये आज़ादी से पहले भी आ गया था। तो ये हमारा आया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारे थे शायद बैटिंग, हाँ एक 1855 में शायद एक वायसराय थे बैटिंग, हमको जहाँ तक याद है बैटिंग या कैनिंग थे कोई, तो उनके ही समय में एक हमारा आया था ये 1856 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम क्या पारित हुआ। तो शारदा अधिनियम आया था ये कब पारित हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1981, एंड ऑप्शन सी 1851, एंड ऑप्शन डी है हमारा 1929। तो हमारा जो शारदा अधिनियम था ये 1929 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है। अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है। विधवा विवाह, शाली विवाह, बहुपति विवाह, देवर विवाह। भाई जी अगर किसी लेडीज़ का पति एक्सपायर हो जाता है और उसका अगर भाई है छोटा, ठीक है, तो क्या होगा, वो देवर ही कहलाएगा। तो अगर वो लड़की और महिला उस देवर से शादी करती है, उस लड़के से शादी करती है, तो क्या बोलेगा, देवर विवाह बोला जाता है। आप आम भाषा में ही जान लीजिए। ठीक है, अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है और हस्बैंड का छोटा भाई है तो देवर ही तो होता है। अगर वो महिला उस देवर से शादी करेगी तो उसे देवर विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देवर विवाह हो जाएगा। फिर हमारा है नेक्स्ट दहेज निरोधक अधिनियम कब आया। जो दहेज निरोधक अधिनियम था, ठीक है, ये हमारा 1961 ईस्वी में आया था, दहेज निरोधक अधिनियम। ठीक है, हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारा आया था दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 से आया था। फिर गंधर्व विवाह के विषय में किसने कहा है। जो गंधर्व विवाह है उसके बारे में किसने बोला है। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है भीष्म, या ऑप्शन सी है भृगु, या ऑप्शन नंबर डी हमारा देखने को मिलता है मनु। ठीक है, मनु यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा, इन्होंने गंधर्व विवाह के बारे में बताया था।
फिर सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को संबोधित किया जाता है। सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए समरक्तीय रिश्तेदारी, ऑप्शन बी है विवाह जन्य रिश्तेदारी, ऑप्शन सी है प्राथमिक रिश्तेदारी या ऑप्शन डी हमारा है द्वितीयक रिश्तेदारी। तो देखो जो सामाजिक रूप से प्रभावित वैवाहिक संबंध होता है और विवाह जन्य रिश्तेदारी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवाह का प्रचलित स्वरूप क्या है? जो विवाह होता है उसका प्रचलित स्वरूप क्या है? देखो आजकल जो विवाह का प्रचलित स्वरूप आपको क्या देखने को मिलता है कि देखो समाज में कैसे शादी हो रही है, एक ही तो शादी हो रही है। बंदा आपको अगर 100 में से मिलेगा तो उसमें 100 में से 99% जो होंगे लोग वो एक ही शादी करते हैं, बाकी एक से दो भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप हम समाज में देखिए क्या है, एक ही तो विवाह करता है आदमी, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम अगर 100 में देखा जाए रेशियो तो 100 में एक दो लोग दो शादी करते हैं, वरना सभी एक ही शादी करते हैं। ठीक है, इतनी महंगाई में इतना आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सोचता है, तो इसलिए वो सोचता है कि हम एक ही शादी करें, उसमें संतुष्ट हैं, अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो वहीं पे पूछा गया कि विवाह का आजकल कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही विवाह आदमी सोचता है कि हम एक ही शादी करेंगे, 2-3 शादी नहीं करेंगे। तो ये हमारे समाज में एक ही विवाह का रूप प्रचलित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बाहिर विवाह नहीं है? तो ये हमारा है गोत्र बहिर्विवाह, सपरिवार बहिर्विवाह या ऑप्शन डी है सापिंड बहिर्विवाह या सी है अंतर जातीय विवाह। तो इसमें देखो अंतर जातीय विवाह नहीं है, बाकी जितने भी हैं एक है बाहिर विवाह के अंतर्गत आते हैं। मैंने बाहिर विवाह के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये हमारी टोटली MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाली क्लास है, तो इसमें हम थ्योरी के बारे में थोड़ा कम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमको कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विवाह के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विवाह को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए विवाह प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, ऑप्शन बी है बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, ऑप्शन सी है बहुपति प्रथा और विवाह विवाह। इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें कौन बहुविवाह को निर्दिष्ट करता है? कौन है? बहुविवाह, मतलब बहुत पत्नी और बहुत पति। ठीक, यही हमारी होती है बहुविवाह। बहु मतलब बहुत से ज़्यादा, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, उसे हम बहुविवाह बोलते हैं। वो एक स्त्री 2-3 पतियों से शादी कर सकती है या एक पुरुष जो हो 2-3 महिलाओं से शादी कर सकती है, तो उसे हम बोलते हैं बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? देखो जो वैवाहिक अगर किसी पुरुष को शादी होता है तो जो उसका विवाह में जो पहला स्टेप माना जाता है नातेदारी का, वो पति पत्नी का ही होता है। ना तो सास ससुर आएंगे और ना ही उससे क्या आएंगे साले देवर आएंगे, कोई नहीं आएगा। उसका जो विवाह में प्रथम चरण जो प्रथम संबंध होता है वैवाहिक, को पति पत्नी का ही माना जाता है, उसमें सास ससुर का कोई योगदान नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पति और पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह करती तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोई ब्राह्मण अच्छी कुल की लड़की है और निम्न कुल के लड़के से शादी करती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम मतलब उल्टा विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह मतलब अपनी ही कास्ट में विवाह, उसे अनुलोम बोला जाता है। प्रतिलोम जिसमें प्रति लग जाए वो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा विरोधाभास होता है। अगर किसी वर्ड में प्रति लग जाता है तो विरोध माना जाता है। ठीक है, ठीक, तो अनुलोम हो गया अपनी कास्ट में शादी करना और प्रतिलोम हो गया दूसरी कास्ट में शादी करना। तो एक ब्राह्मण कुल की लड़की थी, वो निम्न जाति के या निम्न कुल के लड़के से शादी की, तो वह प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंतर जातीय विवाह के विद्यार्थी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए थे? जो हमारा अंतर जातीय विवाह था उसमें कौन से प्रावधान सर्वप्रथम किए गए थे? वो 1872 का विशेष विवाह अधिनियम था, 1872 में आया था। उसमें अंतर जातीय विवाह विद्यार्थी प्रावधान सर्वप्रथम किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतः विवाह रूढ़िवादी है जबकि बाह्य विवाह प्रगतिवादी, यह कथन किसका है? देखो आप स्टेटमेंट को कहीं पर आप एक पेज में लिख लीजिए। मैंने आपसे बहुत बार बताया है, सारे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सोशियोलॉजी वाले, कि जितने भी कथन होते हैं आप उसको कहीं एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। क्योंकि अब कथन, देखो भाई, कथन आपको अगर थोड़ा सा कथन में कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो कथन दूसरे का हो जाएगा। तो इसलिए कथन बहुत आपको अच्छे से याद करना है,
ठीक है, क्योंकि कथन जब याद करेंगे तो ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप उसको तुरंत आंसर कर जाएंगे और आपके अंदर एक खुशी का अनुभूत होगी कि हमने ये कथन पढ़ा है और ये एग्जाम में देखने को मिल गया। ठीक है, तो आप इससे अच्छा है आप कथन लिख लीजिए और उसको बारी बारी से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अंतः विवाह रूढ़िवादी है जबकि बाह्य विवाह प्रगतिवादी। यह कथन किसका था? एक राइटर थे समन एम केलकर, उन्होंने ये बताया था कि अंतः विवाह रूढ़िवादी है और जबकि बाह्य विवाह प्रगतिवादी है। कहने मतलब जो बाह्य विवाह होता है उससे क्या होगा, समाज में प्रगति आती है, लेकिन अंतर विवाह से समाज में प्रगति नहीं आती है, वो रूढ़िवादी होती है। तो उन्हें समन एवं केलकर ने ये चीज़ बताई थी। फिर किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है? किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है? ऑप्शन ए है बेकोफन, या ऑप्शन बी है ब्रिफाल्ट, या ऑप्शन सी है टायलर, या ऑप्शन डी है हमारा बिस्टरमार्क। तो बिस्टरमार्क ने क्या बताया है? विवाह एक सार्वभौमिक माना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से परंपरागत हिंदू विवाह की विशेषता क्या है? जो निम्नलिखित में से परंपरागत हिंदू विवाह की विशेषता क्या है? सापिंड विवाह की मान्यता, सामाजिक संबंध का समावेश, कन्या मूल का प्रजनन, या प्रतिलोम विवाह पर नियंत्रण। देखो हिंदू समाज में क्या है कि प्रतिलोम विवाह होता है उस पर नियंत्रण पाया जाता है। प्रतिलोम विवाह ये होता है कि अगर किसी उच्च जाति का कोई पुरुष है या निम्न जाति की कोई लड़की से शादी करता है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। लेकिन इस समाज में ऐसा है कि देखो इस पर नियंत्रण है, सभी अपनी कास्ट में शादी करते हैं, कोई ऊंची या नीची जाति शादी नहीं करता। लेकिन इन केस अभी 20% ऐसे केस मिलते हैं कि जिसमें लोग शादी या कास्ट का थोड़ा मायने नहीं रखते, वो शादी कर लेते हैं, वो प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता है। और अनुलोम विवाह वो होता है जो अपनी ही कास्ट में किया जाए, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो प्रतिलोम विवाह है उस पर काफ़ी नियंत्रण है। ठीक है, फैमिली भी नहीं चाहती है कि हमारा जो लड़का है, हमारी जो लड़की है वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे या ऐसे लड़की से शादी करे जो निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो। सभी सोचते हैं हम अपने ही कास्ट में शादी करें। तो हमारे समाज में जो प्रतिलोम विवाह है उस पर नियंत्रण एक प्रकार का पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? धर्मशास्त्र द्वारा हिंदू विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या माना जाता है? प्राचीन से नहीं, अभी से नहीं। प्राचीन में आप जो देख लीजिए राजा लोग होते थे वो शादी करते थे, उनका एक ही मकसद होता था कि हम शादी करेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे जिनसे हमारा वंश चलेगा, जिससे हमारा समाज विस्तार होगा। तो आज भी ऐसा है कि यहाँ जो लोग शादी करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाना, उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उनका उद्देश्य संतान उत्पादन करना, और उनका क्या है, उनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे। तो यहाँ पर क्या है, मान्यता दी गई है कि पुत्र जन्म को मान्यता दी गई है। निम्न में से कौन सा हिंदू, यहाँ पर पुत्र है, हमारा मानना है यहाँ पर पुत्री भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है पुत्री के भी जन्म होने से कुल चलता है। ऐसा नहीं है कि पुत्र के होने से भी कुल चलेगा, पुत्री के होने से भी कुल चलता है। ठीक है, लेकिन आजकल ज़माना है कि पुत्र के जन्म होने पर लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन पुत्री के होने पर ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा होना चाहिए कि पुत्र या पुत्री दोनों ही समान होना चाहिए। देखिए आप, हमारा इतना बड़ा भारत देश है, 135 करोड़ जनता है, एक लड़की ही पूरे देश की वित्त मंत्री है। निर्मला, जो हमारी माननीय निर्मला सीतारमण है, और वित्त मंत्री ही तो हैं, वो हमारी क्या है, लेडीज़ ही तो हैं। तो कितना बड़ा कार्यभार उनको संभाला गया है। तो ऐसा नहीं है, लड़की भी जो चाहे वो कर सकती है, लड़का ऐसा नहीं कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, तो देख लीजिए कितने पद पर लोग देखेंगे तो आपको लेडीज़ ही मिलेंगी। ठीक है, आपने यूपी की सबसे पहली मुख्यमंत्री क्या था? सुचेता कृपलानी ही तो थी मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री बताओ अपनी यूपी की, महिला ही तो थी। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा करते रहती हैं, लड़कों से काफ़ी अच्छा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह एक हिंदू विवाह का विशेष स्वरूप है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है हमारा परीक्षा विवाह, ऑप्शन बी है हट विवाह, ऑप्शन सी है विनिमय विवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो देखने को मिलेगा इसमें क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यह नियम जिसके अनुसार कोई व्यक्ति को अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उस नियम का क्या कहा जाता है? उस नियम को क्या कहते हैं? आधर्मिक विवाह, ऑप्शन बी आकुलिन विवाह, ऑप्शन सी है बाहिर विवाह, या ऑप्शन डी है हमारा गोत्रांश विवाह। वह नियम जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं जाता, उस नियम को कहते हैं बाहिर विवाह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहिर विवाह क्या होता है, मतलब उसको क्या है, बाहर जन्मित शादी की नहीं दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाहिर विवाह क्या है? एक प्रयोगात्मक विवाह, एक मैत्री विवाह, अपने समूह के अंदर विवाह, या ऑप्शन नंबर डी समूह से बाहर विवाह। देखो बाहिर विवाह से नाम से स्पष्ट हो रहा है समूह से बाहर का विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि किसी लड़की का विवाह अपने से निम्न जाति की परिस्थिति वाले लड़के से होती है तो यह किस प्रकार का विवाह कहा जाएगा? प्रतिलोम विवाह। मैंने बताया ना कि अगर उच्च जाति की लड़की है निम्न जाति की लड़की से शादी करेगी तो क्या बोला, उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। फिर हिंदू विरुद्ध अधिनियम 1955 बाह्य विवाह के नियमों में से किसे मान्यता देता है? कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए गोत्र, ऑप्शन बी है प्रवर या ऑप्शन सी है सापिंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा देखने को सही मिल रहा है कि ऑप्शन आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, वह नियम जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे कहा जाता है बाहिर विवाह। समूह से बाहर मतलब बाहिर विवाह, जहाँ पे समूह से बाहर आ जाए ना वहाँ बाहिर विवाह आपको आंख बंद करके मार देना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऋण, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है धर्म या ऑप्शन डी हमारा है मोक्ष। कौन सा दायित्व हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ दोनों में पाया जाता है? तो देखो हिंदू विवाह का जो पुरुषार्थ होता है और दायित्व माना था वो धर्म होता है, धर्म से बढ़कर हिंदू कुछ नहीं मानता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह का एक सामान्य स्वरूप है? बाह्य स्वरूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधू मूल्य का भुगतान प्रथा के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है आर्स, ऑप्शन नंबर बी है गंधर्व या ऑप्शन नंबर सी असुर या ऑप्शन नंबर डी है देव। तो यहाँ पर आसुर हो जाएगा। देखो वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है, मतलब जो वधू होता है उसका जो विवाह होता है एक प्रथा के रूप माना जाता है, तो वहाँ हम असुर विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह को कहते हैं एकल विवाह, एकल विवाह। ठीक है, या एक विवाह। एक स्त्री का एक पुरुष से शादी एकल। ठीक है, एक पुरुष का 2-3 महिलाओं से शादी बहुपत्नी, या एक महिला की 2-3 पतियों से शादी, 2-3 पुरुषों से शादी बहुपतिक विवाह। लेकिन यहाँ एक स्त्री एक पुरुष से बोला जाता तो यहाँ पर एक पुरुष विवाह हो जाएगा। ठीक है, एकल विवाह हो जाएगा। निम्नांकित में से एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, जनजातीय विवाह, हिंदू विवाह, इनमें से कोई नहीं। देखो जो संस्कार में रहकर शादी होती है वो हिंदू विवाह में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमारा हिंदू विवाह हो जाएगा, ना तो प्रेम विवाह होगा ना जनजातीय, ना इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर है अंतर विवाह किसे कहते हैं? अंतर विवाह होता है देखो बाहिर विवाह क्या हो गया, अपनी जाति से बाहर विवाह, और अंतर जाति विवाह मतलब अंतर विवाह मतलब अपनी जाति में ही विवाह, अपने कास्ट में ही विवाह, और बाहिर विवाह मतलब दूसरी जाति में विवाह। ये 2-3 वर्ड हैं जो आपको याद करना है, और विवाह वाले जो चैप्टर था उसमें यही टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतर विवाह किसे कहते हैं? अंतर विवाह मतलब अपनी जाति के अंदर ही विवाह कहते हैं, उसे हम अंतर विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में गोत्र अंतर्विवाह को किस श्रेणी का विवाह माना गया है? जो हिंदुओं में है वो अंतर्विवाह को जो श्रेणी है वो बहुत शुद्ध माना गया है, निषिद्ध माना गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू विवाह में होने वाले वर्तमान परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से क्या है? हिंदू विवाह में होने वाले वर्तमान परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से क्या है? लोगों की आर्थिक में सुधार, ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वैवाहिक रूढ़ियों में वृद्धि, या नए सामाजिक कानून। देखो हिंदू परिवार में जो होने वाला परिवर्तन है वो नए सामाजिक कानून की वजह से हमारा ये सब देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में सापिंड बाहिर विवाह किस जाति समूह के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है ब्राह्मणों के लिए, ऑप्शन बी क्षत्रियों के लिए, ऑप्शन है निम्न जातियों के लिए, ऑप्शन नंबर सभी जातियों के लिए। जो हमारा सापिंड बाहिर विवाह होता है वो सभी जातियों के लिए अनिवार्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्विवाह का कारण क्या है? रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, मुस्लिम आक्रमण, जातियों की सांस्कृतिक भिन्नता, या उपरोक्त तो सभी। देखो जो अंतर्विवाह का कारण जो रहता है वो हमारा रहता है इसमें से सभी, क्योंकि देखो रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए सभी चाहते हैं कि हम अपनी जो पीढ़ी है हमारे एक ही कास्ट के हो। अगर हम क्षत्रिय कुल के हैं तो हमारी जो पीढ़ी हो क्षत्रिय कुल की हो। ऐसा नहीं है किसी निम्न कास्ट की लड़की से शादी के लिए तो हमारा कुल बदल जाएगा। ठीक, तो इसका रक्त का जो संबंध बनाए रखने के लिए भी देखा जाता है। मुस्लिम आक्रमण, कभी कभी ऐसा हमारा भारत देश में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था उससे भी ये सब देखने को मिलता है। जातियों की संस्कृति भिन्नता, ये सब चीज़ों के मेन फैक्टर रहने वाली हैं अंतर्विवाह में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप हिंदू विवाह में होने वाला वर्तमान परिवर्तन मानेंगे? बाल विवाह में परिवर्तन, अंतर्विवाह के नियम में शिथिलता, कन्या मूल के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण, या ऑप्शन नंबर डी है अनमोल नियम में कठोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा, अंतर्विवाह के नियम में शिथिलता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा? वेस्टरमार्क ने ऐसा बोला था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह में अनेक अनुष्ठानों का समावेश होता है, निम्नलिखित में से अनुष्ठानों का कौन सा सेट हिंदू विवाह से संबंधित है? देखो इसमें क्या होता है, कन्यादान होगा, फिर पाणी ग्रहण, उसके बाद शादी होगी, लाजहोम, सप्तशती। ये आप थोड़ा, ये वर्ड आपको कठिन लगने वाले हैं, लेकिन आप रट लीजिए, लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। देखो कन्यादान होगा, फिर है पाणी ग्रहण से शादी होगी, फिर लाजा होम, फिर सप्तपदी में लाजा होम भी नहीं जानता क्या है, लेकिन ये भाई सोशोलॉजी की सब्जेक्ट के वैसे से वर्ड मिल जाएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। ये मुझे भी नहीं समझ पा रहा कि लाजा होम क्या है। बाकी पाणी ग्रहण तो हमको समझ में आ रहा है कि शादी को पाणी ग्रहण बोलते हैं, कन्यादान तो कन्यादान हो गया, सप्तपदी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप क्या करना है, आप इसको रट लेना है, इसको सीरियल वाइज रटना है। ऐसा नहीं है कन्यादान पहले कर दिए सप्तपदी बाद में कर दिए, इसका एक आर्डर है, जैसे आर्डर लिखा है ना, यही आपको आर्डर रट के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू विवाह के स्वरूपों को अभिव्यक्त करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बाह्य विवाह, ऑप्शन बी है आर्ष विवाह, ऑप्शन सी है असुर विवाह, ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो बाह्य विवाह और आर्ष विवाह असुर विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है स्त्री द्वारा अपने निम्न जात से पुरुष से शादी करना, उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह उसे कहते हैं, मतलब अपनी ही कास्ट में शादी करना अनुलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं जो एक उच्च जाति की स्त्री एक निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है, तो उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री द्वारा किया जाएगा, ना कि पुरुष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह का उद्देश्य क्या है? धार्मिक बोला ना, तो धार्मिक आधार पर दाम्पत्य संबंधों में अधिक स्थिरता लाना एक ही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अनुलोम विवाह को माना जाता है विवाह का एक मान्य स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। किसका कथन है? ये कथन जो है वो रिवर्स साहब थे, उनका कथन है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज का यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है। देखो मैंने यहाँ पर शायद 7-8 स्टेटमेंट करवा दिए हैं इस MCQ टाइप क्वेश्चन में, तो अब इसको पढ़ डालिए, लिख डालिए, कर डालिए, याद कर डालिए। एग्ज़ाम डेट की भरोसे मत बैठिए कि एग्ज़ाम डेट आएगी तो पढ़ लेंगे, तो आप तैयारी अभी से रखेंगे तो एग्ज़ाम की जब डेट आएगी तो आप पैनिक नहीं होंगे, तो आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मारडॉक के अनुसार 250 समाजों के अध्ययन के द्वारा विवाह के निम्न में से किसका उद्देश्य उल्लेख है? यौन संतुष्टि ठीक है, आर्थिक सहयोग ठीक है, संतानों का सामाजिकरण व लालन पालन पोषण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संख्या है? एक बोगार्ट्स थे, बोगार्ट्स सर, उन्होंने ऐसा बोला था कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक प्रवेश करने की संख्या है। ठीक है, ये इनका कथन था, ये कथन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, विवाह की परिभाषा यह है कि यह एक स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें कि स्त्री से जन्मी माता पिता की वह संतान मानी जाए। यह कथन किसका था? तो यह कथन एक साहब थे लूसी मेयर, तो उनकी कथन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। वह प्रथा जिसमें एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह कर सकता है उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। मैंने बोला ना कि एक पुरुष अगर दूसरी महिला से शादी करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। अगर एक पत्नी है, एक महिला है और 2-3 पुरुषों से शादी, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुपत्नी विवाह बहुपति विवाह, इसमें कुछ कन्फ्यूजन जैसा है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न जाति की महिला का उच्च जाति के पुरुष से विवाह करने को क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, निम्न जाति की स्त्री है और उच्च जाति की क्या होती है, पुरुष शादी करती है तो उसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। अगर कोई स्त्री उच्च जाति की है और अगर निम्न जाति के पुरुष से शादी करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये स्त्री के मामले में होता है सर। ठीक है, अगर कोई उच्च जाति की लड़की है अगर निम्न जाति से शादी करेगी तो उसे प्रतिलोम बोलते हैं। अगर निम्न जाति की लड़की है और उच्च जाति के पुरुष से शादी करती है तो उसे अनुलोम विवाह बोला जाता है। निष्ठ है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति। धर्म के शादी हो, प्रजा हो और उसमें प्रेम हो, ये हमारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक देने का प्रावधान प्रदान किए गए हैं? देखो एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था, उसको आंख बंद करके आप मार देना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है,
संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 2 वर्ष के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न जात का पुरुष जब उच्च जाति की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। पुरुष के मामले में उल्टा होता है और स्त्री के मामले में सीधा होता है। अगर निम्न जाति का है और उच्च जाति की शादी करेगा तो क्या होगा? वो प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई के बड़े भाई की विधवा से। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? देवर विवाह बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शायद हमको वर्ण व्यवस्था का क्रम देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलेगा। ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर हमारा जब वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जात कहते हैं। इसे परिभाषित किया था एक CH कूले थे, उन्होंने इसे परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारदा एक्ट क्या रोकने के आया था? जो शारदा हमारा एक्ट था वो बाल विवाह रोकने के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए आया था। प्रेम विवाह एक परंपरात्मक नाम है गंधर्व विवाह का। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, लव मैरिज, गंधर्व विवाह। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिख, जैनों एवं बौद्धों के सम्मिलित करने हुए हिंदू को तलाक कानूनी रूप से मान्य कर दिया, किंतु इनमें निम्नलिखित में से किसी से सम्मिलित नहीं किया गया था। उपयुक्त तो सभी अनुसूचित जातियों को नहीं किया गया था, न पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों, न तो OBC, न ST, न SC, इन तीनों जातियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहे हमारे एग्जाम आरजू क्लासेस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हम ऐसे ही MCQ टाइप क्वेश्चन हर फील्ड के करवाते रहेंगे, हर चैप्टर का हर टॉपिक के करवाते रहेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।